हमने वैसे तो ये भी पढ़ा था कि कैरोलस लीनियस जो है उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, द्विनाम पद्धति दी। द्विनाम पद्धति के आधार पर बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है यानी वैज्ञानिक नाम होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द वंश के नाम को दिखाता है और दूसरा शब्द जो है वो जाति के नाम को दिखाता है। इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इट वाज डिस्क्राइब्ड दैट द identical name of living organism is made up by two words. The first word refer for the genus name and the second word refer for the species name. For example, if I am talking about the scientific name of human, अगर मैं मानव के वैज्ञानिक नाम की बात करती हूँ तो सभी को पता है आपको कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमो सैपियंस, और होमो हमारा जीनस है यानी होमो हमारा वंश है और सैपियंस हमारी क्या है, जाति है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का। जो कैरोलस लीनियस की अगर बुक आपसे पूछेगा कि इन विच ऑफ फॉलोइंग बुक वाज प्रपोज्ड बाय द या रिटन बाय द कैरोलस लीनियस, तो आपको याद रखना है कि कैरोलस लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी जो बुक है उसको क्या किया था, पब्लिश किया था। और साथ में एक पॉइंट और याद रखना है कि द टू किंगडम कॉन्सेप्ट इन विच ऑल द लिविंग organism described into या divided into two kingdoms, the plantic kingdom and the animal kingdom was given by the Carolus Linnaeus। यानी जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने द्विजगत प्रणाली भी प्रतिपादित की थी। और द्विजगत प्रणाली का मतलब क्या है कि जितने भी पृथ्वी के ऊपर सजीव हैं उनको दो जगत में बांट दिया, एक पादप जगत और दूसरा जो है वो जंतु जगत। इसके बाद में मैंने आपको बोला था कि वैसे तो बहुत सारे किंगडम कॉन्सेप्ट आए, टू किंगडम के बाद में थ्री किंगडम आया, फोर किंगडम आया, लेकिन अगर मैं सबसे मोर वैलिड किंगडम कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ यानी सबसे ज्यादा उचित मैं वर्गीकरण प्रणाली की बात करती हूँ तो वहां पर आपका आंसर रहेगा फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट या पंच जगत प्रणाली। और पंच जगत प्रणाली या फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय द आर.एच. व्हिटेकर इन 1969, जिसके अंदर हमने फाइव किंगडम्स के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, क्लासिफाइड कर दिया था। एंड दे वर द फर्स्ट मोनेरा, सेकंड वन प्रोटिस्टा, थर्ड वन फंजाई जिसे हिंदी में कवक भी कहते हैं, चौथा आपका प्लांटी या फिर पादप जगत, और पांचवा हो जाएगा एनिमिलिया जिसे हम जंतु जगत के नाम से जानते हैं। इसी को पढ़ते हुए कल की क्लास में हमने जो हमारा पहला किंगडम था जिसे मोनेरा के नाम से जानते हैं उसको पढ़ लिया था। कुछ बेसिक फीचर्स आपको याद रखना है। जैसे मोनेरा की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि मोनेरा के अंदर, मोनेरा किंगडम के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो भी इंक्लूडेड होंगे, दे आर यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय होते हैं, उनका बॉडी केवल सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। सेकेंड पॉइंट, दे ऑल आर द प्रोकैरियोट्स यानी वो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक जीव होने का मतलब पता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक जो है वो सुविकसित केंद्रक नहीं होता, केंद्रक के स्थान पर केंद्रकाभ होता है यानी इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस दे हैव द न्यूक्लियोइड, एंड उन्हीं को हम प्रोकैरियोट्स के नाम से जानते हैं। सेकंड आपको बात याद रखनी है कि जो हमारे मोनेरा होते हैं इसमें मोनेरा किंगडम के अंदर सारे जो भी बैक्टीरियाज हो जाएंगे यानी जो भी जीवाणु हो जाएंगे, सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। इसी के साथ में एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि अगर मैं मोनेरा की ही बात करती हूँ तो मोनेरा के अंदर आपके मैं बोल सकती हूँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स या कोशिकांग जो होते हैं वो झिल्ली से आवृत नहीं होते, झिल्ली रहित कोशिकांग जो है वो उपस्थित होते हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो वहां पर हमने पढ़ा था सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज द बैक्टीरिया, जीवाणु हो जाएगा। सेकेंड मैं बोल सकती हूँ इसमें आपके जीवाणु में साइनोबैक्टीरिया आ जाता है जिसे आप नीलहरी शैवाल या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और एक जो आपका स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है यानी सूक्ष्मतम सूक्ष्म जीव जिसे हम माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं वो भी आपका इसी में इंक्लूडेड होता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनेरा, और इसी को पढ़ने के साथ में हमारा मोनेरा किंगडम जो है वो क्या हो गया था, पूरा हो गया था। अब पढ़ते हैं सेकंड किंगडम, कंटिन्यू करके ही लिखना है सेकंड किंगडम, और सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा। सेकंड किंगडम है आपका प्रोटिस्टा, सेकंड किंगडम है आपका प्रोटिस्टा। लिखेंगे सभी एक कोशिकीय, सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित, यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित।
पहले वाले में मोनेरा में भी हमारे यूनिसेलुलर थे, यहाँ पर भी यूनिसेलुलर है, लेकिन डिफरेंस ये है वहां पर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, यहाँ पर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। चलिए लिखेंगे ऑल द यूनिसेलुलर, ऑल द यूनिसेलुलर, ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनमें, इनमें केंद्रक झिल्ली युक्त, इनमें केंद्रक झिल्ली युक्त, केंद्रक झिल्ली युक्त सुविकसित केंद्रक, मतलब जिसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली होगी वैसा केंद्रक, तो सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। इनमें केंद्रक झिल्ली युक्त सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। दे हैव well developed nucleus with, they have well developed nucleus with, well developed nucleus with, they have well developed nucleus with nuclear membrane, nuclear membrane। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनमें, इनमें आनुवांशिक पदार्थ, इनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, क्रोमेटिन तंतु, क्रोमेटिन तंतु, क्रोमेटिन तंतु तथा प्रोटीन, क्रोमेटिन तंतु तथा प्रोटीन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। इनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, क्रोमेटिन तंतु यानी क्रोमेटिन फाइबर तथा प्रोटीन उपस्थित होते हैं। दे हैव जेनेटिक मटेरियल डीएनए, दे हैव जेनेटिक मटेरियल डीएनए, दे हैव जेनेटिक मटेरियल डीएनए, कोमा लगा के क्रोमेटिन फाइबर, कोमा लगा के क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर एंड प्रोटीन, एंड प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनमें, इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग, इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग, इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय जिसे कहती हूं, अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका, लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम आदि उपस्थित होते हैं, आदि उपस्थित होते हैं। दे हैव membrane bound organelle, they have membrane bound organelle, they have membrane bound organelle like mitochondria, like mitochondria, like mitochondria, Golgi body, mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum, lysosome, 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 etc,
एक्सेट्रा, है ना, तो ETC, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इनमें इनमें गमन, इनमें गमन यानी लोकोमोशन, गमन मतलब गति की बात कर रहे हैं, तो इनमें गमन कूटपाद की सहायता से, इनमें गमन कूटपाद की सहायता से, हिंदी में लिखेंगे शूडोपोडिया, कूटपाद भी लिखेंगे और शूडोपोडिया की सहायता से, कूटपाद की सहायता से संपन्न होता है, सहायता से संपन्न होता है, कूटपाद की सहायता से संपन्न होता है। They show locomotion with the help of, they show locomotion, they show locomotion with the help of, they show locomotion with the help of, with the help of pseudopodia, pseudopodia। जैसे अमीबा की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कुछ जीवों में, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कुछ जीवों में, कुछ जीवों में गति हेतु, गति हेतु कशाभिक, कशाभिक यानी फ्लैजेला, फ्लैजेला या पक्षमाप, या पक्षमाप जिसे इंग्लिश में सीलिया कहते हैं, हिंदी में फ्लैजेला और सीलिया भी लिख लेना, भी उपस्थित होते हैं, भी उपस्थित होते हैं, भी उपस्थित होते हैं। In some members, in some members flagella or cilia is also present. In some members flagella, flagella or cilia present, flagella or cilia present for locomotion, for locomotion। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्वतंत्र जीवों में, स्वतंत्र जीवों में आक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, स्वतंत्र जीवों में आक्सी श्वसन, इंग्लिश में एरोबिक रेस्पिरेशन उपस्थित होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी आपका आक्सी श्वसन उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। आक्सी मतलब, आक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका मैं बोल सकती हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो आपका क्या करेगा, ऑक्सीजन को यूज करेगा, है ना, तो ये तो उपस्थित होता है। जबकि जबकि अंतःपरजीवी प्रकार में, अंतःपरजीवी मतलब जो किसी दूसरे के शरीर के अंदर उपस्थित होंगे, अंतःपरजीवी यानी एंडोपैरासाइटिक, एंडोपैरासाइटिक फॉर्म यानी प्रकार में, एंडोपैरासाइटिक प्रकार में अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन उपस्थित होता है। मतलब जो इंडिपेंडेंट रहेंगे वो तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, और जो किसी के अंदर एंडोपैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे यानी किसी के बॉडी के अंदर उपस्थित होंगे, वो हमेशा क्या करेंगे, आपका एन एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, है ना। अनाक्सी श्वसन है तो अनाक्सी श्वसन का मतलब होता है यहाँ पर एन एरोबिक रेस्पिरेशन।
एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल याद रखना है, जो इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ साइकिल पूरा कर रहे हैं तो वो तो एरोबिक रेस्पिरेशन दिखा देंगे, ऑक्सीजन को यूज करेंगे रेस्पिरेशन में, ऑक्सी श्वसन करेंगे। लेकिन जो पैरासाइटिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहकर अपना न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट कर रहे हैं, किसी दूसरे के शरीर से पोषण प्राप्त कर रहे हैं, वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं दिखाते, वो आपका एन एरोबिक रेस्पिरेशन या अनाक्सी श्वसन जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इंडिपेंडेंट मेंबर्स शो, इंडिपेंडेंट मेंबर्स शो, independent members show aerobic respiration, independent members show aerobic respiration, aerobic respiration, while the parasitic forms, while the endoparasitic form directly लिखेंगे, while the endoparasitic forms, while the endoparasitic forms show the, while the endoparasitic forms show the, show the, while the endoparasitic forms show the anaerobic respiration, anaerobic respiration, that's it। अब प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल देख लेते, सॉरी प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, सेकंड लिखेंगे क्राइसोफाइट, सेकंड है क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका डायनोफ्लैजलेट, डायनोफ्लैजलेट। डायनोफ्लैजलेट। चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड में यूग्लिना आ जाता है तो यूग्लिना ही लिख लेते हैं, चलो यूग्लिना। और पांचवा हो जाएगा अवपंक कवक, अवपंक कवक, इंग्लिश में कहा जाता है स्लाइम मोर, इंग्लिश में कहते हैं स्लाइम मोर। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा, जल्दी से मेंशन करेंगे और फिर चलते हैं आगे। एक बार इनको मेंशन करेंगे और फिर चलेंगे आगे। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटिस्टा, जिसमें प्रोटोजोआ आ जाएगा, क्राइसोफाइटा आ जाएगा। क्राइसोफाइटा में अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, डायनोफ्लैजलेट, सॉरी क्राइसोफाइटा में आपका जो मेंबर आता है वो डाइटम और डेस्मिट आता है। डायनोफ्लैजलेट की विशेषता पड़ी थी, समुद्र में पाए जाते हैं और दो फ्लैजिला होते हैं इनके पास में, दो कशाभिक होते हैं, और गोनियोलैक्सिस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और उसके अलावा आपका यूग्लिना, यूग्लिना जो है उसके लिए एक पॉइंट आपको याद रखना है जो मैं अभी लिखवाऊंगी। और अपंक कवक आपको पता है, कवक फंजाई होती है, स्लाइम मोल्ड होती है। तो ये इसके टाइप्स हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। यूग्लिना में एक पॉइंट मेंशन कर लेंगे, पादप व जंतु, पादप व जंतु जगत की, पादप व जंतु जगत की, पादप व जंतु जगत की योजक कड़ी, योजक कड़ी, योजक कड़ी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे कनेक्टिंग चेन ऑफ, कनेक्टिंग चेन ऑफ, connecting chain of plant and animals, connecting chains of plant and animals, connecting chain of plant and animal, यूग्लिना। ठीक है, चलिए। और यहीं पर आपका सेकंड जो जगत है प्रोटिस्टा वो होता है पूरा। और अब पढ़ते हैं थर्ड किंगडम जो R.H. व्हिटेकर ने बताया था, और वो है आपका कवक जगत। तो तीसरा लिखेंगे कवक जगत,
तीसरा हो जाएगा कवक जगत। कवक जगत, इंग्लिश में फंजाई किंगडम। कवक जगत या फिर इंग्लिश में फंजाई किंगडम। फंजाई किंगडम, ठीक है। एक पॉइंट जो है बेसिक मैं बताना चाहूंगी, फिर अपन चलेंगे आगे। शुरुआत में जब कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम कॉन्सेप्ट बनाया था, यानी दुई जगत प्रणाली बनाई थी, उस टाइम पर फंजाई को प्लांटी में ही रख दिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट फंजाई के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं दे आर सिमिलर टू द प्लांट, पादपों के समान होते हैं। बट बस इनकी एक ही कमी होती है, फंजाई का एक ही नेगेटिव पॉइंट होता है, दे डोंट हैव द क्लोरोफिल। इनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता, एंड क्योंकि इनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता, दैट्स व्हाई दे डोंट डू द फोटोसिंथेसिस, यानी इसी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। और क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते तो ये विषम पोषी हो जाते हैं, यानी जिसे हम हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, सारे हरे पादप जो होते हैं वो स्वयं पोषी होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फंजाई यानी कवक की जब हम बात करते हैं, तो दे डोंट हैव द क्लोरोफिल, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है ही नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो भी नहीं कर पाएंगे। जब अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन नहीं बना पाएंगे, तो दे विल डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, अन्य जीवों पर निर्भर करेंगे अपनी भोज्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, और इसी वजह से इनको हम अलग किंगडम में रख देते हैं, जो हमारा फंजाई या फिर कवक जगत कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, सभी सभी बहुकोशिकीय, सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित, यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित, सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे ऑल मल्टी सेल्यूलर, पिछले वाले में यूनिसेल्यूलर था, यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर है। तो ऑल मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया था, इनकी सबसे बड़ी कमी, ये क्लोरोफिल रहित होते हैं, ये क्लोरोफिल रहित होते हैं, क्लोरोफिल रहित होते हैं, और क्लोरोफिल नहीं होता, इसी वजह से पोषण के आधार पर विषम पोषी होते हैं, विषम पोषी होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। और यहां पर हो जाएगा ये अक्लोरोफिलस होते हैं, अक्लोरोफिलस होते हैं, अक्लोरोफिलस होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द क्लोरोफिल। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट ने पहली लाइन लिख ली थी, ऑल मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, दे आर अक्लोरोफिलस, दे आर अक्लोरोफिलस, डैश करके लिख लेंगे डोंट हैव क्लोरोफिल, डोंट हैव क्लोरोफिल, डोंट हैव क्लोरोफिल, डोंट हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन दे आर हेटेरोट्रॉफिक, दे आर हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म और मीडियम फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन दे आर हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, पोषण के आधार पर ये विषम पोषी होते हैं, पोषण के आधार पर ये विषम पोषी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन से निर्मित होती है, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन पॉलीसेकेराइड होता है, तो इनकी कोशिका भित्ति काइटिन से निर्मित होती है, काइटिन से निर्मित होती है।
इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे देयर सेल वॉल इज मेड अप बाय, देयर सेल वॉल इज मेड अप बाय, देयर सेल वॉल इज मेड अप बाय, देयर सेल वॉल इज मेड अप बाय काइटिन, देयर सेल वॉल इज मेड अप बाय काइटिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये असंवहनी होते हैं, ये असंवहनी होते हैं, असंवहनी जीव होते हैं, यानी नॉन वेस्कुलर होते हैं। नॉन वेस्कुलर मतलब जिनके पास में वेस्कुलर बंडल नहीं होते, तो ये असंवहनी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनका पादप काय, इनका पादप काय थैलस, इनका पादप काय थैलस कहलाता है, इनका पादप काय थैलस कहलाता है, जो अनेक सूक्ष्म तंतुओं, जो अनेक सूक्ष्म तंतुओं, सूक्ष्म तंतु जिनको कवक तंतु कहते हैं, हाइफा कहते हैं, तो अनेक सूक्ष्म तंतु यानी कवक तंतु, कवक तंतु इंग्लिश में कहते हैं हाइफा से निर्मित होता है, हाइफा से निर्मित होता है, हाइफा से निर्मित होता है, मतलब छोटे छोटे धागे नुमा छोटे छोटे फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है जिनसे इनका प्लांट बॉडी जो है वो बना होता है, एंड दैट स्मॉल फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज नोन एज द हाइफी और द हाइफा, वॉट एवर यू वांट टू प्रोनाउंस। और जो प्लांट बॉडी है, कंप्लीट ओवरऑल जो प्लांट बॉडी है, दैट इज नोन एज द थैलस। इसका बेस्ट एग्जांपल कि अगर आपको फंगस का थैलस देखना है, यानी फंजाई का थैलस देखना है, कवक का थैलस देखना है, तो आपने रोटी के ऊपर, अचार के ऊपर या लेदर की चीजों के ऊपर जो है फफूंद लगी हुई देखी होगी, जिसे हम फंगस कहते हैं, साइंस में कवक कह देते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर दिख रही है हमें फफूंद, वो ही उसका क्या है, थैलस है। स्मॉल फिलामेंट जो होते हैं उसके अंदर, वो हाइफा कहलाते हैं, और हाइफा के मिलने से माइसीलियम बनता है, जिसको कवक जाल के नाम से जानते हैं। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख लेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे देयर प्लांट बॉडी इज नोन एज, देयर प्लांट बॉडी इज नोन एज, their plant body is known as, their plant body is known as thallus, thallus, which is made up by, their plant body is known as thallus, which is made up by numerous small filamentous structure, which is made up by numerous small filamentous structure, numerous filamentous structure known as hypha, known as hypha, known as hypha, known as hypha, that's it। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कवक का अध्ययन, कवक का, पहले स्टोर्ड फूड लिख लेते हैं फिर स्टडी लिख लेंगे। तो कवक का संग्रहित भोजन, कवक का संग्रहित भोजन, कवक का संग्रहित भोजन कर देना ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, स्टोर्ड फूड ऑफ फंजाई ग्लाइकोजन, दैट इज ऑल्सो द पॉलीसेकेराइड ना, ये भी पॉलीसेकेराइड होता है, तो लिख लेंगे स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन, ऑब्लिक करके पॉलीसेकेराइड भी लिख लेंगे, ऑब्लिक करके पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फूड, स्टोर्ड फूड ऑफ फंजाई, स्टोर्ड फूड ऑफ फंजाई, स्टोर्ड फूड ऑफ फंजाई, डैश करके लिख देंगे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ऑब्लिक करके पॉलीसेकेराइड।
ग्लाइकोजन ऑब्लिक करके पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, चलिए। और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था वो भी यहीं पे मेंशन कर लेंगे। इनका जो स्टडी होता है यानी कवक का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई नोन एज द माइकोलॉजी, हिंदी में कहते हैं कवक विज्ञान। माइकोलॉजी हिंदी में कहेंगे कवक विज्ञान। स्टडी ऑफ फंजाई नोन एज द माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई नोन एज द माइकोलॉजी। कवक का जो अध्ययन है वो कवक विज्ञान विज्ञान कहलाता है। हिंदी में तो आसान है नाम, लेकिन मुझे लगता है कवक विज्ञान की जगह आपको माइकोलॉजी याद रखना है कि स्टडी ऑफ फंजाई या कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी जो है वो कहा जाता है। और इसी के साथ में हमारा आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम कॉन्सेप्ट में जो थर्ड किंगडम है, तीसरा जो जगत है वो पूरा होता है। पढ़ते हैं चौथा जगत, पढ़ते हैं फोर्थ किंगडम, फोर्थ किंगडम, और फोर्थ किंगडम हो जाएगा प्लांटी। चौथा जो जगत है वो है पादप जगत या प्लांटी जगत। पादप जगत या प्लांटी किंगडम। प्लांटी किंगडम, ठीक है। इसमें भी सेम रहेगा, सभी बहुकोशिकीय, सभी बहुकोशिकीय, सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित, सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित, सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित, सम्मिलित, सम्मिलित। ऑल ऑल मल्टी सेलुलर, ये लिख लेंगे, पहले सेल्स की बात कर लेते हैं। तो ऑल मल्टी सेलुलर, ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, all multicellular eukaryotic organism are included, all multicellular eukaryotic organism are included, included। चल नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं, ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं, ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं। दे हैव क्लोरोफिल, दे हैव क्लोरोफिल। अब आपको पता है जिसके पास क्लोरोफिल होगा वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं तो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी मतलब दे विल डू द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक होते हैं। प्रकाश संश्लेषी होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। मैंने बोला था जो प्रकाश संश्लेषण करेंगे वो अपना खाना खुद बनाएंगे, और जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो स्वयं पोषी कहलाते हैं, क्योंकि अपना पोषण खुद कर रहे हैं। I have told you that the organism which show the photosynthesis form their own food, form their own food, and because they are forming their own food, that's why they are known as the autotrophic organism। तो हिंदी वाले बच्चों ने लिख लिया होगा, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, उसके अलावा कैसे होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी होते हैं फिर स्वयं पोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं फिर स्वयं पोषी होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दे हैव क्लोरोफिल सो दे आर फोटोसिंथेटिक, दे हैव क्लोरोफिल सो दे आर फोटोसिंथेटिक, 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 photosynthetic, and show the autotrophic nutrition, and show the autotrophic nutrition।
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, इनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है। इनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है। ये सेल्यूलोज भी आपका पॉलीसेकेराइड होता है, ये भी आपका पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो देयर सेल वॉल इज मेड अप बाय, देयर सेल वॉल इज मेड अप बाय, देयर सेल वॉल इज मेड अप बाय सेल्यूलोज। सेल्यूलोज होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है, पेक्टिन होता है, तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मेन कंपोनेंट जो है वो सेल्यूलोज है। तो देयर सेल मेड अप बाय सेल्यूलोज ऑब्लिक करके पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनका संग्रहित भोजन, संग्रहित भोजन, संग्रहित भोजन यानी स्टोर्ड फूड, संग्रहित भोजन या फिर स्टोर्ड फूड। इनका स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च, संग्रहित भोजन होता है स्टार्च। स्टोर्ड फूड जो है वो स्टार्च, स्टोर्ड फूड होता है इनका स्टार्च, मतलब स्टार्च की फॉर्म में ये फूड को स्टोर रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर। स्टार्च के फॉर्म में ये अपनी बॉडी के अंदर फूड का स्टोरेज जो है वो रखते हैं। और एक पॉइंट और मेंशन कर लेंगे, ये स्थानबद्ध होते हैं। स्थानबद्ध मतलब ऐसे नहीं इधर उधर गति कर रहे हैं, एक जगह पर फिक्स रहेंगे, तो ये स्थानबद्ध होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। दे आर सेसाइल, ससाइल होने का मतलब क्या है, एक जगह पर रहेंगे टिक के, एक जगह पर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं कभी यहाँ कभी वहां। हाँ, जो वाटर वाले फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनकी एक अलग एक्सेप्शनल केस है, बाकी जो ऑलमोस्ट हमारे जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन प्लांट, ट्रीज आ जाएंगे, हर्ब आ जाएगी, शर्ब आ जाएगी, वो बेसिकली ससाइल होते हैं, मतलब एक जगह पर फिक्स रहते हैं, फिक्स जगह पर अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे ये स्थानबद्ध होते हैं, ये स्थानबद्ध होते हैं, ये स्थानबद्ध होते हैं। दे आर सेसाइल, दे आर ससाइल, ठीक है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें कि भाई आपका प्लांटिक किंगडम के एग्जाम्पल क्या होंगे, तो एग्जाम्पल लिख लेंगे, उदाहरण, यहीं पर लिख देती हूं मैं उदाहरण, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में लिख लेना ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी पादप, सभी हरे पादप लिख लो, पादप लिख लो, तो सभी हरे पादप, ऑल ग्रीन प्लांट्स या सभी हरे पादप, सभी हरे पादप, ये आपके प्लांटिंग जो किंगडम है उसके क्या हो जाएंगे, मेंबर्स हो जाएंगे। प्लांटिंग किंगडम के क्या हो जाएंगे, ये मेंबर्स हो जाएंगे। These are the members of प्लांटिंग किंगडम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पांचवा जगत, पांचवा जगत, और पांचवा जगत हो जाएगा आपका एनिमेलिया या जंतु जगत। पांचवा जगत एनिमेलिया, जंतु जगत, जो एक्चुअली में हमें पढ़ना है, जंतु जगत या फिर इसी को कहा जाता है एनिमेलिया। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख लेंगे एनिमेलिया किंगडम।
सेल्स के बेसिस पर ये बहुकोशिकीय होंगे, मल्टी सेलुलर, और सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन के आधार पर यूकैरियोटिक होंगे। तो बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित, बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे all the multicellular eukaryotic all the multicellular eukaryotic organism are included. All the multicellular eukaryotic organism are included. सारे मल्टीसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पर पढ़ना है, बाकी तो पूरा टॉपिक ही हमारा एनिमल किंगडम है, पूरा टॉपिक ही जंतु जगत है, तो बहुत सारी चीजें वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक फीचर जिनके आधार पर आर.एच. व्हिटेकर ने एनिमल किंगडम बनाया था वो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनकी कोशिकाओं में इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे cell wall is absent in their cell, cell wall is absent in their cell, cell wall is absent in their cell। चलिए सेकंड लिखेंगे पॉइंट नेक्स्ट, इनमें भी झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग, इनमें भी झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, इनमें भी झिल्ली युक्त कोशिकांग यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है वो उपस्थित होती हैं। तो इनमें भी झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज उपस्थित होती हैं, झिल्ली बद्ध युक्त या झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, ये एक जगह पर फिक्स नहीं रहते, गति करते हैं। तो इनमें स्वतंत्र रूप से गमन, इनमें स्वतंत्र रूप से गमन, स्वतंत्र रूप से गमन उपस्थित होता है, इनमें स्वतंत्र रूप से गमन उपस्थित होता है, इनमें स्वतंत्र रूप से गमन उपस्थित होता है। देशों फ्री लोकोमोशन, फ्री लोकोमोशन मतलब जहां भी इन्हें जाना होगा, जहां भी इन्हें मूवमेंट शो करना होगा, दे कैन मूव ना इजीली, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, दे कैन इजीली मूव टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, है ना। तो इनमें गमन स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से गमन जो है वो उपस्थित होता है, स्वतंत्र रूप से गमन जो है वो उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनमें सुविकसित तंत्रिका तंत्र, इनमें सुविकसित तंत्रिका तंत्र
वह संवेदी अंग, संवेदी अंग उपस्थित होते हैं, संवेदी अंग उपस्थित होते हैं। इनमें सुविकसित तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंग उपस्थित होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, दे हैव well developed nervous system, they have well developed nervous system, and they have well developed nervous system and sensory organs, and sensory organs, and sensory organ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे संग्रहित भोजन, संग्रहित भोजन, स्टोर्ड फूड, संग्रहित भोजन या स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड, ग्लाइकोजन, इनका स्टोर्ड फूड जो है वो ग्लाइकोजन होता है। स्टोर्ड फूड लिख लेंगे ग्लाइकोजन, स्टोर्ड फूड है ग्लाइकोजन। और बाकी तो आपको पता ही है कि बिकॉज दे डोंट हैव द क्लोरोफिल, इनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता तो ये भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। Because they don't have the chlorophyll, that's why they are non-photosynthetic, and if they are non-photosynthetic, they will depend on another organism for their food requirement, है ना, for their food requirement। तो basically मैं बोल सकती हूँ कि ये किसी दूसरे के ऊपर अपने पोषण के लिए क्या करेंगे, निर्भर करेंगे। इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, संपोषण जिसे कहते हैं, चीजों को निगलते हैं और फिर न्यूट्रिशन जो है वो प्राप्त करते हैं, तो वो भी लिखेंगे न्यूट्रिशन या पोषण। न्यूट्रिशन या फिर पोषण, न्यूट्रिशन या फिर पोषण। विषमपोषी, विषमपोषी मतलब दूसरे से न्यूट्रिशन लेंगे, विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक, विषमपोषी मतलब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और विषमपोषी में मैंने बोला किसी चीज को निगलेंगे और फिर पोषण प्राप्त करेंगे, तो इसे हम संपोषण कहते हैं, संपोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एनगल्फिंग ऑफ फूड करते हैं, फूड को निगलते हैं और फिर अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और लास्ट पॉइंट इज उदाहरण, लास्ट पॉइंट इज उदाहरण, इंग्लिश में एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल तो बहुत आसान है, सारे एनिमल्स आ जाएंगे इसमें, ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स, हिंदी में सभी जंतु, ऑल एनिमल्स या फिर सभी जंतु, ऑल एनिमल्स या फिर सभी जंतु जो है इसका एग्जाम्पल है। और इसी के साथ में हमारा आर.एच. व्हिटेकर का जो 5 किंगडम कॉन्सेप्ट है, यानी आर.एच. व्हिटेकर की जो पंच जगत प्रणाली है वो पूरी होती है। आपको ये याद रखना है कि जो क्लासिफिकेशन अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं बायोलॉजी के अंदर, जिस वर्गीकरण को हम लोग ध्यान में रखकर ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, वो है हमारा आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम कॉन्सेप्ट यानी पंच जगत प्रणाली, जिसमें हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जितने भी सजीव हैं उनको 5 किंगडम या 5 मैं बोल सकती हूँ जगत में बांट दिया, 5 जगत में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, अलग अलग लक्षणों के आधार पर। और क्या क्या लक्षण थे जिसके आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया वो हमने डिस्कस किया। 5 जो जगत है उनके नाम आपको वैसे उम्मीद करती हूँ याद होंगे, फिर भी एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं और फिर देखेंगे आगे। मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, तीसरा जगत फंजाई, कवक जगत जिसे हिंदी में कहते हैं, चौथा हो जाता है प्लांटी और पांचवा हो जाता है एनिमेलिया।
इसमें एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि जो हमारे मोनेरा और प्रोटिस्टा होते हैं उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे दे आर यूनिसेलुलर, यानी सारे के सारे जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय का होने का मतलब आपको पता है, उनका शरीर जो है वो कितनी कोशिकाओं से, एक सिंगल सेल से मिलकर जो है वो बना हुआ होगा। बट आपको ये याद रखना है कि जो मोनेरा होते हैं उसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं दे ऑल आर द प्रोकैरियोटिक। बाकी जो आपके बचेंगे जिसमें आपका प्रोटिस्टा आएगा, फंजाई आएगा, प्लांटी आएगा और एनिमेलिया आएगा, इनमें सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, मैं बोल सकती हूँ यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मेन डिफरेंस यही है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर झिल्लीबद्ध कोशिकांग या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते, जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन की मैं बात करती हूँ, यानी पोषण की मैं बात करती हूँ, तो आपको ये याद रखना है कि प्लांटी जो होते हैं, पादप जो होते हैं, इनके पास में क्लोरोफिल होता है, दे हैव क्लोरोफिल। और क्योंकि इनके पास में क्लोरोफिल होता है तो दे आर फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण करेगा वो अपना खाना खुद बनाएगा, यानी द ऑर्गेनिज्म विच शो फोटोसिंथेसिस विल फॉर्म देयर ओन फूड एंड if they are producing their own food they will known as the autotroph। अगर वो अपना खाना खुद बनाएंगे तो स्वयं पोषी कहलाएंगे, और अगर किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे तो विषम पोषी कहलाएंगे। जैसे वी आर द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, हम विषम पोषी होते हैं। ये हमारे बेसिक फीचर। इनके अलावा हमने एग्जाम्पल्स पढ़े सबके। मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया थे, प्रोटिस्टा के अंदर आपने एग्जाम्पल पढ़ा प्रोटोजोआ, क्राइसोफाइट, यूग्लिना, डाइनोफ्लैजलेट और स्लाइम मोल्ड, अवपंक कवक। फंजाई में सारे फंजाई आ जाएगी, कवक में तो सारे कवक आ जाएंगे, है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ किसकी, आपको ये याद रखना है, प्लांटी में सारे प्लांट्स आ जाएंगे, ग्रीन प्लांट यानी हरे पादप आ जाएंगे, और जंतुओं में सारे जंतु आ जाएंगे। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है जूलॉजी, तो यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे हम वो पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। तो ये जो लास्ट हमने किंगडम पढ़ा है ये शॉर्ट एंड स्वीट RH व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में, तो इतना ही याद रखना है। बाकी इसको डिटेल में हम पढ़ना है, इसमें कितने किंगडम होंगे, सॉरी कितने फाइलम होंगे, कितने संघ होंगे, नॉन कॉर्डेट कौन से होंगे, कॉर्डेट कौन से होंगे, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। इसी से हमारा जो फर्स्ट मैं बोल सकती हूँ सेमेस्टर का जूलॉजी वाला जो आपका पेपर है ये कंप्लीट हो जाएगा। वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।